भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। बीजेपी ने प्रशांत किशोर के सामने एक हल्का उम्मीदवार, कमजोर उम्मीदवार। प्रशांत जी चाहेंगे कि ये चुनाव पर्सनालिटी बेस्ड हो, डिलीवरी विल विन ओवर डायलॉग्स। पहली बार बीजेपी के साथ ऐसा हो गया, लेकिन अंदर अंदर समर्थन अपने मित्र का कर रहे हैं, प्रशांत किशोर का कर रहे हैं। हम दोनों ने मोदी जी की फौज एक साथ ज्वाइन की थी इस कट्टिस हो गया है कि दोस्ती है। और पॉलिटिकली तो शार्प माइंड है ही, इसमें कहाँ कोई डाउट नहीं। उन्होंने स्टूडेंट मूवमेंट को पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाया। कह रहे सुबह हो गई मामू, ये तो शुरुआत पर्सनली इसके बिल्कुल खिलाफ है। है, यानी कि अभ्यर्थियों को गुड न्यूज मिलेगी। क्या लगता है, रेस में है या आउट माने होंगे? नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, इस बार बांकीपुर की जनता को डिग्री नहीं चाहिए, डायलॉग भी नहीं चाहिए, डेटा वाला इंसान भी नहीं चाहिए। इस बार बांकीपुर की जनता को डिलीवरी करने वाला व्यक्ति चाहिए, वो व्यक्ति चाहिए जो लोगों की सेवा कर सके। देखिए, ये बातें हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बातें कही हैं बीजेपी के राष्ट्र मंत्री ऋतुराज सिन्हा जी ने। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बांकीपुर का उपचुनाव अपने चरम पर है, तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत, बिल्कुल अनफिल्टर्ड बातचीत ऋतुराज सिन्हा जी से करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद समरीन जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, लगातार आप बांकीपुर में भ्रमण कर रहे हैं, क्या कह रहा है ऋतुराज सिन्हा को बांकीपुर? मुझे तो बांकीपुर के जनता से भेंट करके पिछले कुछ दिनों में जो संवाद का काम मैंने अलग अलग वार्ड क्षेत्रों में किया है, RWA में भी किया है, मैं सेवा बस्तियों में भी गया हूँ, गली गली भी घुमा हूँ, महिलाओं से मिला हूँ, बड़े बुजुर्ग से मिला हूँ, शिक्षित समाज से मिला हूँ, रोटेरियन से मिला हूँ, लायंस क्लब के लोगों से मिला हूँ, बंगाली अखाड़ा मिला हूँ। मुझे तो इस चुनाव में कोई बाधा नहीं दिखती। ये चुनाव क्लियरली भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। बीजेपी ये चुनाव जीत रही है, मेरा तो ये आकलन है और मैं समय जमीन पे बिताने के बाद ये कह रहा हूँ। लेकिन हम आपको बता दें कि लगातार हम लोग भी लोगों के बीच जा रहे हैं और जो लोग हमें बता रहे हैं वो हम आपसे बताना चाहेंगे। साफ साफ कह रहे हैं कि कहाँ प्रशांत किशोर और कहाँ नीरज कुमार सिन्हा। आपको नहीं लगता है कि बीजेपी ने प्रशांत किशोर के सामने एक हल्का उम्मीदवार, कमजोर उम्मीदवार दे दिया है? देखिए, चुनाव सिंबल पे होता है। जब हम EVM में जाते हैं ना, तो हम सिंबल देख के वोट करते हैं। तो ये बात सही है कि प्रशांत जी चाहेंगे कि ये चुनाव पर्सनालिटी बेस्ड हो, कि ये व्यक्ति वर्सेस ये व्यक्ति, पर अंत में जब मतदान केंद्र पे मतदाता पहुंचेगा तो उसको सिंबल चॉइस करनी पड़ेगी कि कमल का फूल दबाना है या उसको लालटेन दबाना है या उसको बस्ता दबाना है या उसको जो भी अलग सिंबल दबाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि बांकीपुर की जनता पिछले 9 बार से कमल का साथ देती आई है और कमल ने काम भी करके दिया है। कमल ने आउटपुट भी दिया है, बांकीपुर को डिलीवरी करके दिया है, जो आप लगातार कह रहे हैं। हाँ, तो मुझे लगता है कि डिलीवरी विल विन ओवर डायलॉग्स। डिलीवरी विल विन ओवर डायलॉग्स। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक और चर्चा हो रही है और ये चर्चा लोगों के दरमियान ही हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि पहली बार बीजेपी के साथ ऐसा हो गया, अभिषेक कुमार बंटी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, ये भी एक बड़ी चूक है। देखिए, इसकी एनालिसिस तो इलेक्शन के बाद करेंगे। जब आप रणभूमि में होते हो तो पीछे मुड़ के देखना और बैठ के डिस्कशन करने का मौका नहीं होता। चुनाव के बाद इन सब चीज़ों पे चर्चा होगी। लेकिन मुझे लगता है आज जो हम आजकल में घूमे हैं कि अब जनता पीछे मुड़ के नहीं दिख रही है। जनता ये दिख रही है कि नीरज सिन्हा यहाँ प्रत्याशी हैं, भाजपा सिंबल है और जनता उसको लेके अब आगे बढ़ चुकी है। वो पुरानी बात हो गई, गंगा जी में बहुत पानी बह गया। गंगा जी में बहुत पानी बह चुका है। लेकिन हमने ये सुना कि बीते दिन प्रशांत किशोर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां पर जिक्र हो गया ऋतुराज सिन्हा जी का। उन्होंने बहुत कुछ कहा है आपसे। देखिए, एक बड़ी बात जो प्रशांत किशोर कह रहे थे, साफ साफ कह दिया कि ऊपर ऊपर तो आप कह रहे हैं बीजेपी को जिताइए, लेकिन अंदर अंदर समर्थन अपने मित्र का कर रहे हैं, प्रशांत किशोर का कर रहे हैं। क्या वाकई में ऐसा कुछ है? व्यक्तिगत रूप से प्रशांत जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम दोनों ने मोदी जी की फौज एक साथ ज्वाइन की थी। 14 के चुनाव में मुझे थोड़ा बहुत
अवसर मिला उनके साथ काम करने का, योग्य आदमी है। मित्र होना अलग बात है, राजनीतिक विचारधारा के नाते हम में बहुत भिन्नता है। प्रशांत जी अवसर के साथ रहते हैं, कभी टीएमसी, कभी रेवंत रेड्डी, कभी स्टालिन, कभी कांग्रेस। हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, जहां थे वही हैं, वहीं रहेंगे। तो ऐसे में एक सवाल मैंने आपसे बीते दिन भी पूछा था और दोबारा हम दोहराना चाहेंगे, मित्रता है अब? क्योंकि हमने देखा कि उन्होंने भी बहुत कुछ कह दिया, आपने भी बहुत कुछ का कड़ा जवाब, करारा जवाब दिया है, तो कट्टिस कट्टिस हो गया है कि दोस्ती है अभी तक? देखिए, राजनीति में, लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है कि आप अपने विपक्ष से भी खुलकर सवाल पूछ सको और आप में इतना कलेजा हो कि आप उनके सवालों का दो टूक जवाब दे सको। हमारे राजनीतिक विचारधारा बिल्कुल अलग है, पर पर्सनल संबंध एक अलग बात होती है। मुझे लगता है कि कितने भी कड़वाहट राजनीति की वजह से आ जाए, आदमी को इतना व्यवहार रखना चाहिए कि कल अगर सड़क पे टकरा जाएं तो नजर मिलाने में संकोच ना हो। तो वैसा वाला रिश्ता है आप दोनों के दरमियान आज भी, इतना कुछ होने के मेरे तरफ से तो है। मेरे को कोई परेशानी नहीं। वो भी आपको अपना मित्र बता रहे थे? मित्र रहे हैं तो बातचीत होती रहती थी हमेशा, और पॉलिटिकली तो शार्प माइंड है ही, इसमें कहाँ कोई डाउट है। तो बैठना बात होना होता रहा है, मित्रता रही है, पर उसका चुनाव से लेना देना नहीं है। चुनाव से लेना देना नहीं है, लेकिन आपको मालूम है ना कि दिल्ली में क्या कुछ घटा है। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा आखिरकार देना पड़ा, जीत हुई है कॉकरोच जनता पार्टी की, जीत हुई है छात्रों की, क्या कहिएगा? मैं इसको थोड़ा अलग से देखता हूँ। समरीन जी, मुझे एक बात बताओ कि आपके घर पे भी कई बार आपकी किसी जिद को लेकर, आपकी किसी बात को लेकर आपके मम्मी पापा आपको पूरी तरह उस बात से सहमत हो ना सहमत हो, उस बात को उन्होंने अकोमोडेट किया है कि नहीं किया है? हर एक घर में होता है। वैसे ही हमारे देश के बच्चों की आवाज को प्रधानमंत्री मोदी जी ने और धर्मेंद्र प्रधान जी ने अकोमोडेट किया। बात जीत और हार की नहीं है। अभिजीत दीपके जी जो हैं, जो आपके मेंबर रहे हैं, सालों तक अरविंद केजरीवाल जी का सोशल मीडिया चलाने वाले व्यक्ति रहे हैं, उन्होंने स्टूडेंट मूवमेंट को पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाया और अब उस पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से जीत और हार की बात कर रहे हैं। उस पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं कि एक विकेट गिर गया, अगला विकेट कहाँ गिरेगा। सीधी सी बात है कि हमारी जो भी बातचीत सरकार की हुई है वो बच्चों से हुई है, बिल्कुल सीजेपी से नहीं हुई है। वो देश के युवाओं से हुई है जिनको कष्ट हुआ नीट के पेपर लीक होने से। लेकिन वो बच्चे सीजेपी के प्रवक्ता थे जिनसे मुलाकात और बात हुई। ना दीपके जी नीट परीक्षा देने वाले व्यक्ति हैं, ना सौरभ दास जी नीट परीक्षा देने वाले व्यक्ति हैं, ना रंका जी नीट परीक्षा देने वाले व्यक्ति हैं। ये सब तीनों में एक ही बात कॉमन है, ये तीनों आम आदमी पार्टी के सालों तक फुल टाइम वर्कर रहे हैं। तो हमारे देश के बच्चे और उनके माता पिता भी अब देख रहे हैं कि किस तरह से ऑपोजिशन ने भेष बदलकर बच्चों के समस्याओं का, उनके इमोशन का लाभ लेकर देश में एक वातावरण निर्माण करने का प्रयास किया। लेकिन खैर, प्रधानमंत्री जी ने बहुत मैच्योर तरीके से उसको हैंडल किया, डायरेक्टली जेन जी से बात करना शुरू किया। इंस्टाग्राम पर आना पड़ा मोदी जी को, आना पड़ा या उन्होंने चॉइस किया कि वो डायरेक्टली अपने देश के युवाओं से बात करना चाहते हैं। उन्होंने उनकी बात सुनी, कड़े कानून बनाए। जो पेपर लीक माफिया इस देश में 50 साल से सक्रिय है, उसके ऊपर कठोर कानून बनाए। उन्होंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, उसके कई पदाधिकारियों को, इंक्लूडिंग सेक्रेटरी ऑफ हायर एजुकेशन, उनको निकाल के बाहर किया।
उन्होंने नंदन नीलकनी जैसे टेक्नोक्रेट को जिम्मा दिया कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग टेक्नोलॉजी के आधार पे हो, जिससे हमारे देश में पेपर लीक का जड़ से निदान किया जा सके। तो जो बच्चों की डिमांड थी उसको मोदी जी ने पूरा किया। जो कॉकरोच जनता पार्टी की इच्छा है देश में अराजकता फैलाने की, ऐसी इच्छा है, यही तो कर रहे हैं ना। क्यों छाती को, अगर हमारी बात किसी प्रोटेस्ट में मानी गई तो हमको धन्यवाद देके पीछे हट जाना चाहिए। कह रहे सुबह हो गई मामू, ये तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। और आपने सुना होगा कि अभिजीत दिपके ने साफ साफ कह दिया है कि हमारा अगला पड़ाव बिहार है। बिहार आ रहे हैं अभिजीत। पहले अभिजीत दिपके जी को जाना चाहिए आम आदमी पार्टी शासित पंजाब प्रदेश में। वहां पे जो शिक्षा मंत्री हैं, उन शिक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में भी पंजाब में पेपर लीक हुआ है ना। तो अगर ये मुद्दा पेपर लीक के ऊपर शिक्षा मंत्री के रेजिग्नेशन और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का था, तो पहले दिपके जी पंजाब जाकर आम आदमी पार्टी के एजुकेशन मंत्री, शिक्षा मंत्री जी का रेजिग्नेशन मांगे। उसके बाद चले जाएं कर्नाटका, वहां पे बंगारप्पा जी हैं, कांग्रेस के सरकार के शिक्षा मंत्री, वहां भी पेपर लीक हुआ है अभी पिछले कुछ महीनों में ही। वहां का भी रेजिग्नेशन लेते आए, फिर घूम के बिहार आए। स्वागत है उनका बिहार, फिर उनका बिहार में स्वागत होगा। लेकिन आपने सुना है कि अभिजीत दिपके के सामने किसी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भी जिक्र किया था, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि यहाँ पर भी आना। देखो, दिपके जी ने बच्चों के आंदोलन के तवे पे अपनी रोटी सेकी है। उनके बारे में मैं क्या कहूं। अब बच्चों ने वो देख लिया है कि पहला तो नीट का परीक्षा 1 महीने के अंदर सरकार ने करवा दिया, उसके रिजल्ट आ गए। जिसको 22 लाख बच्चों में से जिसको डॉक्टर क्वालिफाई होना था, नीट क्वालिफाई होना था, वो सारे क्वालिफाई होके खुशी खुशी चले गए। आगे कोई नीट जैसी परीक्षा लीक ना हो उसका भी कानून बन गया, उसके लिए नीलकेनी जी खुद अब उसका सुधार करेंगे। तो एग्जाम पेपर लीक के मुद्दे पे जो भी होना था वो तो हो गया। अब दिपके जी का एजेंडा है कि इसको कैसे भंजाते रहना है, लेकिन वो भूल गए कि जेनजी इतना बेवकूफ नहीं है कि वो अपना लाभ लेने का अवसर ऑपोजिशन को दे। जेनजी बेवकूफ नहीं है, लेकिन आपने सुना होगा कि बीते दिन तेजस्वी यादव ने भी सरकार को अल्टीमेटम दिया है, 24 घंटों का अल्टीमेटम दिया है। और उधर प्रशांत किशोर ने भी चुनाव आयोग को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। तो आपको क्या लग रहा है, दोनों जो है आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का तरीका है आंदोलन। अगर कोई सही मुद्दा है जरूर बात रखनी चाहिए। सरकार का काम भी है सुनने का, और सुनती रही है। आपको ट्रैक रिकॉर्ड बताता हूँ। किसी ने, मेरे उस दिन देख रहा था यूट्यूब पे एक रील में कोई बता रहा था कि मोदी सरकार झुकती नहीं है, झुकाने वाला चाहिए, ये फलाना फलाना। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। मोदी सरकार के बारे में मैं गिना देता हूँ। मोदी सरकार ने 2014 में सत्ता में आने के बाद पहले लैंड रिफॉर्म का कानून लाया। देखा कि देश का मन नहीं है उस कानून को आगे लेके चलने का, मोदी सरकार ने वो कानून वापस लिया। उसके बाद मोदी सरकार ने फार्म लॉज लाए, कृषि कानून। उसमें देखा कि देश के एक बड़े हिस्से का मन नहीं बन पा रहा है कि उस कानून को लागू किया जाए, मोदी सरकार ने वो वापस ले लिया। तो मोदी सरकार तो जनता की बात सुनने वाली सरकार है। लेकिन हाँ, ये हर एक आदमी को जो लगता है कि मैं कॉकरोच बन जाऊंगा और मैं फिर जो है सोशल मीडिया पे जाके आतंक मचाऊंगा और सरकार को मैं झुका लूंगा, झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। जी। तो ये मानसिकता लोकतंत्र के लिए फेवरेबल नहीं है। ये अनार्किस्ट, अराजकता की मानसिकता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ये व्यवहार नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा ना कि जिस तरह से लाठी चार्ज हुई, हम बिहार की बात कर रहे हैं, पटना की बात कर रहे हैं, कई छात्रों पर मुकदमा हो गया है और कईयों को जेल भेजने की तैयारी भी है। क्या ये सलूक जायज है बच्चों के मैं पर्सनली इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। आप खिलाफ हैं इसके? पूरी तरह से। मेरी भी बेटियां हैं। मेरी बेटी को अगर कोई पुलिस का डंडा पड़ जाए, मुझे स्वीकार्य नहीं होगा।
तो जैसे मेरे घर के बच्चे हैं वैसे वो जंतर मंतर के बच्चे हैं या पटना के डाक बंगला चौराहा के बच्चे हैं, कोई अलग बात नहीं है। आपको बच्चों से बात करनी है, आप उनके घर परिवार के जैसे बात करो, आप डंडे से बात नहीं कर सकते। ठीक है, बच्चे थोड़े उद्दंड होते हैं, आपके घर के नहीं है क्या या मेरे घर के नहीं है क्या? एक बार में बात नहीं सुनते, फिर भी घर में कैसे बैठा के बार बार बात समझाने का प्रयास होता है। कुछ बात उनकी माननी पड़ती है, कुछ बात अपनी मनवानी पड़ती है। ये हमारे देश के बच्चे हैं, इनको डंडे से और बंदूक से आप डील नहीं कर सकते। तो क्या इसको लेकर के आप मुख्यमंत्री जी से बात कीजिएगा? जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो, भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी लोकतंत्र जिंदा है कि एज अ नेशनल ऑफिस बेरर मैंने अपने जितने सीनियर्स को ये बात कहा है, सब ने इस बात को एक्नॉलेज किया है कि हमारे देश के बच्चों को और सॉफ्ट हैंड से और प्रेम से हमको डील करना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ बोलने की छूट भी है और यहाँ लोगों में इतना कलेजा है कि वो आगे बढ़ के समस्याओं का समाधान करते हैं, सुनते हैं। मोदी जी खुद करके दिखा रहे हैं, जिनको देखना है वो देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अंधे हैं, उनको सत्ता चाहिए, उनको किसी तरह से मोदी को नीचा दिखाना है, उनको किसी तरह से राम मंदिर के समर्थकों को नीचा दिखाना है, उनको किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी और विकास के साथ जुड़े हुए जितने भी तंत्र हैं सब में कमियां निकालनी है। तो ऐसे लोगों का क्या किया जाए? तो क्या जरूरत पड़ी तो आप मिलेंगे मुख्यमंत्री जी से? जरूरत क्या है, मुख्यमंत्री जी खुद इसके लिए इतने सजग हैं। जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं बच्चों को, मुकदमा हो गया है बच्चों। ऐसा है, जब केंद्र की सरकार बच्चों के ऊपर मुकदमा नहीं कर रही है, जब केंद्र की सरकार उनको एक उस तरह से डील कर रही है जैसे घर के बड़ों को अपने घर के बच्चों के साथ डील करना चाहिए, तो पूरे देश की सभी सरकारें मोर और लेस उसी रास्ते पे चलेंगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। पूरा विश्वास। प्रधानमंत्री इसका जब एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं तो फिर दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या होती है, यानी कि अभ्यर्थियों को गुड न्यूज मिलेगी और जो चीजें हैं वो बेहतर होंगी। देखिए, हम फिर से एक बार बांकीपुर उपचुनाव पर आएंगे। तेजस्वी यादव कहाँ है? क्या आपको वाकई में, क्योंकि आज तो उनका रोड शो है, लेकिन इससे पहले जनता ये सवाल कर रही थी कि कहाँ गायब हैं तेजस्वी? क्या लगता है, रेस में है या आउट माने उनको? तेजस्वी जी के ऊपर आप मुझसे क्यों सवाल पूछ रहे हो? मैं क्या टिप्पणी करूं? ये तो आप आरजेडी के कार्यकर्ताओं से पूछो कि उनकी मनोस्थिति क्या है। उनका नेता इस पूरे चुनाव में बाहर रहे, छुट्टी पे रहे, तो ये माइक आप आरजेडी के कार्यकर्ताओं पे लगाओ तो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा अच्छा। एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे। देखिए, पिछली बार भी 25 में हमने आपसे बातचीत की थी, 24 में भी हमने आपसे बातचीत की थी, और आपके बारे में एक बात तो है कि जो आप कहते हैं वो बिल्कुल सटीक बैठता है, यानी कि आपका गुना गणित, आपका कैलकुलेशन, आपका हिसाब किताब बिल्कुल सटीक बैठता है। तो इस बार आपका गुना गणित क्या कह रहा है? बांकीपुर में क्या होने जा रहा है? अंतिम प्रश्न है मेरा आपसे। देखिए, मैं आपको ये बात बहुत कॉन्फिडेंस से और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी का 61% जितना वोट पड़ेगा उसमें 60% वोट लगभग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ेगा। विपक्ष की जो दो पार्टियां खड़ी हैं, ये दोनों 40% जो बचा हुआ वोट है उसमें कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा उसका रेस है। आप मान के चलो, यहाँ जो भी मत प्रतिशत होगा उसमें लगभग 60% वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ेगा। चुनाव के बाद बैठ लेना आप मेरे साथ और हम इस पे चर्चा कर लेंगे। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है ऋतुराज सिन्हा जी ने। एक बार फिर से बता दिया है कि बांकीपुर में क्या कुछ होने जा रहा है, और छात्रों का भी यहाँ पर जिक्र हुआ है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा, और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।